हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अडानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो बहुत दिन हो गए, क्लास की डिमांड भी आ रही थी और माफ़ी चाहूँगी, बहुत दिन हो गए, थोड़ा टाइम भी नहीं मिल पा रहा था, इसलिए क्लास नहीं ले पा रही थी। अब टाइम मिल गया है तो आपकी कंटिन्यू क्लास मैं लगाऊंगी और आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं एक बार में क्लास लेती हूँ तो मैं थोड़ा सा लंबा ले लेती हूँ क्लास को और उसमें बहुत सारे टॉपिक आपके क्लियर करवा देती हूँ। तो मैं इसके अंदर कोशिश करूँगी कि मैं आपके ये भी क्लास जो है, 2 क्लासें अपनी हो चुकी है इस लेसन की और 3-4 क्लासों के अंदर ही मैं इसको ख़त्म करवा दूँ इस लेसन को, क्योंकि ज़्यादा बड़ा क्लास लेने से भी कोई मतलब नहीं है, इतना याद भी नहीं रहता वैसे भी, है ना। तो 2-3 क्लासों के अंदर मैं आपका ये लेसन ख़त्म करवा दूँगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में 22वां लेसन स्टार्ट किया था, मानव का पाचन तंत्र, ठीक है। और उसके अंदर मैंने बताया जैसा कि हमने 2 क्लासें ले ली है, तो लेसन नंबर 22 जो है वो स्टार्ट किया था, जिसका नाम है मानव का पाचन तंत्र। मानव का पाचन तंत्र, ठीक है। तो आप साथ के साथ में एक तो बुक खोल के बैठिएगा और उसके लेसन जो भी मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ उसके नोट्स भी साथ के साथ बना दीजिएगा। और बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं कि नोट्स मिल सकते हैं क्या, तो आप जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ना, अडानी एजुकेशन के नाम से ही हैं, उस पर इसके सारे नोट्स जो हैं वो उसके ऊपर डाल रखे हैं, आप उसमें चेक कीजिए, आप उसमें से नोट्स बना सकते हैं। बाकी मैं सारा का सारा यहाँ पर आपको समझा दूँगी, ठीक है। तो मानव का पाचन तंत्र हमने स्टार्ट किया था और 2 क्लासों के अंदर पहली चीज़ तो हमने ये पढ़ा था पाचन क्या है, फिर हमने आहार नाल और पाचक ग्रंथियों के सिर्फ नाम देखे थे और हमने आहार नाल को स्टार्ट कर दिया था, पाचक ग्रंथियों को अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है। मैं आपके बुक के जो भी टॉपिक है उसी के अनुसार मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो उसके अंदर हमने आहार नाल के अंदर स्टार्ट किया था और आहार नाल को स्टार्ट करने पर हमने उसमें क्या क्या पढ़ लिया था, मुख के बारे में और ग्रसिका और आमाशय के बारे में हमने पढ़ लिया था, ठीक है। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो किसके बारे में पढ़ेंगे, छोटी आंत्र के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है छोटी आंत्र। छोटी आंत्र को हम स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहते हैं, ठीक है। नाम है छोटी, ये छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी है, बट इसका नाम है छोटी आंत्र, ठीक है ना। तो छोटी आंत्र स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले थोड़ा सा हमें याद करना है वापस, किसको, आमाशय को याद करना जरूरी है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत तो रिलेटेड है, उससे रिलेटेड है बिल्कुल, क्योंकि आपने पिछली क्लास में ये देखा होगा कि जो आमाशय होता है उसी के जस्ट नीचे कौन होती है, छोटी आंत्र, यानी उसी से ये जुड़ी होती है। तो पहले हम आमाशय की संरचना को देख लेते हैं। ठीक है, मोटू सा आमाशय बन गया है, ऐसा भी नहीं होता है हमारा आमाशय। वापस बना देती हूँ, ठीक है। इस सबसे ऊपर वाले पार्ट को जो कि ग्रसिका से जुड़ा हुआ था, इसे हमने क्या कहा था, जठरागम भाग या जठरागम क्षेत्र भी कह सकते हैं हम इसे, ठीक है। बीच वाला जो फुला हुआ भाग था इसे हमने क्या कहा था, फंडस। फंडस के अंदर ही क्या होती है, जठर ग्रंथियाँ होती है। फंडस के नीचे वाला जो ये वाला पार्ट है इसे हमने क्या कहा था, जठर निर्गम क्षेत्र या जठर निर्गम भाग, ठीक है। अब जठर निर्गम भाग के नीचे की ओर यहाँ पर एक छिद्र होता है, जिसे अब हम क्या कह सकते हैं, जठर निर्गमी क्षेत्र भी, जठर निर्गमी हम छिद्र भी कह सकते हैं, या इसे हम एक और नाम देते हैं क्या, पाइलोरस। पाइलोरस छिद्र, पाइलोरस छिद्र। इस पाइलोरस छिद्र के द्वारा देखिए भोजन कहाँ से आएगा, मुख से। मुख से यहाँ पर क्या होती है, ग्रसिका होती है। ग्रसिका के द्वारा वो कहाँ आ जाता है, आमाशय के अंदर आ जाता है, और आमाशय के बाद में यहाँ पर पाचन होने के बाद में वो कहाँ पर चला जाएगा, इस पाइलोरस छिद्र के द्वारा वो चला जाता है नेक्स्ट वाले पार्ट में, जो कि इसके आगे का पार्ट कौन है, छोटी आंत्र। छोटी आंत्र किससे ऊपर किससे जुड़ा होता है, आमाशय से, और उसके नीचे की ओर कौन होती है, उसके बाद की संरचना कौन सी होती है, बड़ी आंत्र होती है, ठीक है। तो यहाँ से शुरुआत होगी अब किसकी, आज के टॉपिक की। कौन सा है आज का टॉपिक, छोटी आंत्र, ठीक है, जो इसके नीचे की ओर जुड़ा होता है, आमाशय के नीचे की ओर जुड़ा होता है। अब यहाँ पर देखिए, ये पाइलोरस छिद्र है, यहाँ पर एक अवरोधनी भी थी,
वो अवरोधिनी क्या काम कर रही थी? इस छिद्र के द्वारा तो भोजन कहाँ आ रहा था? छोटी आंत्र के अंदर, लेकिन इस छोटी आंत्र से भोजन फिर से आमाशय में ना जा सके, इसके लिए यहाँ पर क्या थी? एक अवरोधिनी थी। अब देखिए यहाँ पर ये जो यहाँ से छोटी आंत्र की जो शुरुआत हो रही है इस पाइलोरस छिद्र से, है ना, यहाँ पर एक संरचना मैं अभी बना देना चाहती हूँ। यहाँ पर इस प्रकार की संरचना होती है, कुछ आपको ऐसी संरचना दिखेगी, ठीक है। इसको अगर हम सीधा करें तो आपको ये यू आकार की संरचना दिखेगी, यू आकार की संरचना, है ना। तो यहाँ पर ये यू आकार की संरचना होती है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ग्रहणी, ग्रहणी, ठीक है। अभी के लिए मैंने ये बनाया हुआ है डायग्राम, इसीलिए इसके नीचे मैंने आपको ये बनाकर दिखा दिया है, बाकी हम इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। मेरे कहने का मतलब ये था कि आमाशय जो होता है वो पाइलोरस छिद्र के द्वारा कहाँ पर खुल जाता है? ग्रहणी में। ग्रहणी एक भाग है छोटी आंत्र का। तो पहले हम छोटी आंत्र की थोड़ी सी सामान्य जानकारी ले लेते हैं। छोटी आंत्र जो होती है वो पाइलोरस छिद्र के द्वारा जुड़ी रहती है। किससे जुड़ी रहती है? आमाशय से जुड़ी रहती है। ये छोटी आंत्र जो होती है वो आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। छोटी आंत्र आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है और ये अत्यधिक कुंडलित होता है, अत्यधिक कुंडलित होता है। कुंडलित, जैसे सांप कुंडली बना के बैठा रहता है ना, वैसे ये हमारे शरीर में कुंडली बना के बैठी रहती है, ठीक है। अब कुंडलित होना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर हम इसकी लंबाई की बात करें, जीवित अवस्था की, अगर कोई इंसान जिंदा है, हम लोग हैं, तो हमारे अंदर या जिंदा इंसान के अंदर जो इसकी लंबाई होती है वो कितनी होती है? 3 मीटर। ये आपको ध्यान रखना है, 3 मीटर इसकी लंबाई होती है। लेकिन मृत्यु के पश्चात ये क्या होती है ना कि जो छोटी आंत्र होती है वो शिथिल अवस्था में आ जाती है, यानी कि ढीली हो जाती है, और उस समय आपको इसकी लंबाई देखने को मिलती है 7 मीटर। तो कितनी ही बुक में, बहुत सारी बुक्स के अंदर, 10th की बुक के अंदर भी यहाँ तक कि ये लिखा हुआ है कि इसकी जो लंबाई होती है वो 7 मीटर होती है, जबकि जीवित अवस्था में इसकी जो लंबाई होती है वो आपको ध्यान रखनी है 3 मीटर। वो मृत्यु के पश्चात जब शिथिल अवस्था आ जाती है तब इसकी जो लंबाई हो जाती है वो 7 मीटर हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ सामान्य सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है छोटी आंत्र के बारे में, ठीक है। छोटी आंत्र जो होती है वो छोटी नहीं है ना, तो फिर अच्छा, छोटी नहीं है, किससे छोटी नहीं है? एक और आंत्र होती है जिसे अपन कहते हैं बड़ी आंत्र। बड़ी आंत्र से ये छोटी नहीं है, बड़ी आंत्र से ये बहुत लंबी है, ठीक है। लेकिन फिर इसे छोटी आंत्र क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर मैंने पहले भी दिया था कि छोटी आंत्र जो होती है उसकी लंबाई तो अत्यधिक होती है लेकिन उसकी चौड़ाई बहुत कम होती है, मतलब कि वो बहुत ही पतली सकरी सी नलिका होती है, जबकि बड़ी आंत्र जो होती है वो थोड़ी सी चौड़ी होती है। तो चौड़ाई की वजह से उसे बड़ी आंत्र को बड़ी आंत्र कहा जाता है, और ये लंबी होती है, संकरी होती है, तो इस वजह से संकरी होने के कारण इसको छोटी आंत्र कहा जाता है, जबकि ये सबसे आहार नाल का सबसे लंबा भाग होती है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसके भाग कि ये कितने भागों में बटी होती हैं। आमाशय के 3 भाग थे, छोटी आंत्र के भी 3 भाग होंगे और बड़ी आंत्र के भी 3 भाग होंगे। याद करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। सभी के 3-3 भाग आपको याद करने हैं। छोटी आंत्र के 3 भाग होते हैं, कौन कौन सा? पहला भाग मैंने अभी अभी बताया था, है ना, यू आकार का होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रहणी, ग्रहणी। दूसरा भाग जिसे हम क्या कहते हैं? अग्रशुद्रांत्र, अग्रशुद्रांत्र। और तीसरा जो भाग होता है इसे हम क्या कहते हैं? शुद्रांत्र, ठीक है। ग्रहणी को कहा जाता है डियोडिनम। क्या कहा जाएगा? डियोडिनम। अग्रशुद्रांत्र को जेजुनम। क्या कहा जाएगा? जेजुनम। और शुद्रांत्र को क्या कहा जाता है? इलियम, है ना। ग्रहणी, डियोडिनम, अग्रशुद्रांत्र, जेजुनम, शुद्रांत्र, इलियम, ठीक है। तो ये 3 भाग होते हैं। अब हमें तीनों भागों के बारे में पढ़ना है और फिर हम इसकी पढ़ेंगे आंतरिक संरचना, ठीक है। चलिए आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आगे चलो बढ़ो। अब हम इसके एक एक पार्ट को पढ़ते हैं।
चलिए, सबसे पहला भाग कौन सा है? ग्रहणी। ग्रहणी, ग्रहणी, ठीक है। सबसे आगे वाला जो भाग होता है वो ग्रहणी। ग्रहणी यानी ग्रहण करने वाला। क्या ग्रहण करने वाला? भोजन ग्रहण करने वाला। किससे ग्रहण करने वाला? तो याद कीजिए, आमाशय का लास्ट वाला भाग जो था, जठर निर्गम क्षेत्र, है ना, उससे भोजन को ग्रहण करने वाला, इसका नाम पड़ गया है ग्रहणी, है ना। याद करने का तरीका है ये, जिसे हम कहते हैं डियोडिनम, ठीक है। तो ग्रहणी भाग है ये। अब ग्रहणी भाग की आकृति अपन ने देखी थी, ये कैसे आकार का होता है? यू आकार का। कैसा होता है? यू आकार का। अभी मैंने बताया था, है ना, आमाशय से नीचे की ओर यू आकार की संरचना होती है ये। तो यू आकार की इसकी संरचना होती है या इसका आकार होता है। अब मैंने आपको ये बताया है कि 3 मीटर की लंबाई होती है। किसकी लंबाई होती है? छोटी आंत्र की लंबाई होती है। तो फिर इसकी लंबाई कितनी है? 3 मीटर तो पूरी हो गई ना, और 3 मीटर में 3 भाग है, तो इसकी लंबाई कितनी हो गई? तो आपको ये याद रखना है कि जो इसकी लंबाई है वो होती है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर, यानी कि ये छोटी आंत्र का सबसे छोटा भाग है। छोटी आंत्र का सबसे छोटा भाग है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसकी लंबाई जो होती है वो बहुत कम होती है। छोटी आंत्र का सबसे छोटा भाग होता है, ठीक है। अब तीसरी चीज़ आपको, चौथी चीज़ आपको याद रखनी है कि ये वो भाग है जहाँ पर एक तो 2 चीज़ें आकर खुलेगी। कौन कौन सी? एक तो सामान्य पित्त वाहिनी आकर खुलती है, और एक आती है अग्नाशय ग्रंथि से एक वाहिनी आती है, वो भी यहाँ पर आकर खुलती है। कैसे खुलती है? देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे इसके अंदर कि जब हम यकृत पढ़ेंगे तो यकृत के अंदर 2 पालियाँ होती है, ठीक है। यकृत की 2 पालियाँ होती है, और यकृत के अंदर 2 पालियाँ होती है, तथा यहाँ पर यकृत के पास में एक संरचना होती है जिसे अपन कहते हैं पित्ताशय। पित्ताशय के अंदर पित्त का निर्माण होता है ना, पित्ताशय के अंदर पित्त इकट्ठा होता है, और पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत की कोशिकाएं करती हैं। हिपैटिक सेल होती है यकृत के अंदर, और वो इसका पित्त का निर्माण करती है। पित्त निर्माण तो यकृत में होता है, लेकिन इकट्ठा कहाँ हो जाता है? पित्ताशय के अंदर इकट्ठा हो जाता है। अब पित्ताशय की एक वाहिनी खुलती है और यकृत की एक वाहिनी आती है। देखिए, 2 पालियाँ हैं, 2 पालियों से एक वाहिनी आ रही है, एक नलिकाकार संरचना आ रही है वो, और ये कौन है? पित्ताशय है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, ये कौन है? पित्ताशय है। और ये दोनों पालियाँ किसकी है? यकृत की, ठीक है। यहाँ से यकृत की वाहिनी आ रही है, यहाँ से पित्ताशय की वाहिनी आ रही है, दोनों ही एक साथ मिलकर एक वाहिनी बना रही है, ठीक है। यहाँ से पित्ताशय की वाहिनी, यहाँ से यकृत की वाहिनी, दोनों एक साथ मिलकर एक वाहिनी बना रही है, ठीक है। और इधर की ओर एक संरचना और होती है जिसे हम कहते हैं अग्नाशय ग्रंथि, जो बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की होती है, आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ से अग्नाशय ग्रंथि से भी एक वाहिनी आती है, ये दोनों वाहिनियाँ आ गई, ठीक है, ये आ गई। देखिए, पित्ताशय वाहिनी और ये जो यकृत वाहिनी होती है, ये सामान्य पित्त वाहिनी बनाती है। ये जो आपको वाहिनी दिखाई दे रही है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं सामान्य पित्त वाहिनी, सामान्य पित्त वाहिनी। यहाँ से अग्नाशय ग्रंथि आएगी, अग्नाशय ग्रंथि की वाहिनी आएगी, और ये वाहिनी और सामान्य पित्त वाहिनी दोनों ही एक जगह पर खुलती है, यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर क्या होता है? तो मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर क्या होता है आपको ध्यान रखना है, इसे हम कहते हैं ग्रहणी। क्या कहेंगे? ग्रहणी, ठीक है। ये ग्रहणी वाला भाग है, यानी कि यहाँ से अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशय वाहिनी आएगी, यहाँ से यकृत वाहिनी, यकृत की 2 पालियाँ हैं, उससे एक यकृत वाहिनी आएगी, ये यकृत वाहिनी हो गई। यहाँ से पित्ताशय से एक वाहिनी आएगी, दोनों जहाँ पर मिलेगी वो आगे जाकर एक सामान्य वाहिनी बनाएगी, जिसे अपन कहेंगे सामान्य पित्त वाहिनी।
ये सामान्य पित्त वाहिनी और अग्नाशय ग्रंथि की अग्नाशय वाहिनी दोनों एक जगह पर किसमें खुल जाएगी, ग्रहणी के अंदर खुल जाएगी और यहाँ पर एक अवरोधनी बनाएगी। ये जो जगह है जिस पर एक अवरोधनी बनाएगी, इस अवरोधनी को हम कहते हैं ओडाई की अवरोधनी, ओडाई की अवरोधनी, ओडाई की अवरोधनी। ठीक है, आपको ये संरचना ध्यान रखनी है। ओडाई की अवरोधनी हम आगे फिर से एक बार जब यकृत की संरचना वगैरह पढ़ेंगे तब उसमें वापस पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सामान्य पित्त वाहिनी और जो अग्नाशय ग्रंथि से आने वाली जो वाहिनी है वो दोनों ही कहाँ पर आकर खुलती है, ग्रहणी के अंदर खुलती है। और जिस स्थान पर खुलती है वहाँ पर एक अवरोधनी पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, ओडाई की अवरोधनी। ये ओडाई की अवरोधनी क्या करेगी, यहाँ से जो भी पाचक रस आएंगे या जूस से जो भी रस आएंगे, एंजाइम आएंगे, उनको ये वापस जाने से रोकेगी। ठीक है, यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ से कोई पाचक रस या एंजाइम आ गए तो इनको फिर से वहाँ पर यहाँ जाने से रोकेगी। और उस अवरोधनी का नाम क्या है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ओडाई की अवरोधनी। ठीक है, तो फिर से एक बार पढ़ लेते हैं ग्रहणी के बारे में। ग्रहणी को अपन ने क्या नाम दिया है, इंग्लिश में डियोडिनम कहते हैं। ये यू आकार की होती है। ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा मैंने यू बनाया है, यू आकार जैसा बनाया है। यू आकार की होती है। लंबाई कितनी होती है, 3 मीटर तो पूरी की लंबाई होती है। उसमें से 25 सेंटीमीटर की ये 25 सेंटीमीटर जो होती है वो कौन होती है, ग्रहणी होती है। ये छोटी आंत्र का सबसे छोटा भाग बनाती है ना, सबसे छोटा भाग यही होता है। और ये वो भाग है जहाँ पर क्या आएगी, अग्नाशय ग्रंथि से आने वाली वाहिनी और कौन, सामान्य पित्त वाहिनी, दोनों ही इसी के अंदर यहाँ पर खुलेगी। और जिस स्थान पर खुलती है उसे अपन क्या कहते हैं, ओडाई की अवरोधनी कहते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ले लिया, आगे बढ़ते हैं हम। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, पहला अपना कौन सा हो गया, ग्रहणी। ग्रहणी की लंबाई हमने कितनी बात की, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा इसका भाग आता है कौन सा, अग्र शुद्रांत्र। अग्र शुद्रांत्र जो होता है वो थोड़ा सा कुंडलित भाग होता है और इसकी लंबाई आपको ध्यान रखनी है 1 मीटर। कितनी, 1 मीटर। ठीक है, अग्र शुद्रांत्र के बारे में आगे हम और डिटेल से बात करेंगे। अग्र शुद्रांत्र के बाद में आता है शुद्रांत्र। जो शुद्रांत्र होता है उसकी लंबाई कितनी होती है, आपको ध्यान रखना है। शुद्रांत्र भाग जो होता है वो पूरी की पूरी जो आहार नाल नहीं, पूरी की पूरी जो छोटी आंत्र है उसका सबसे लंबा भाग होता है और इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 1.75 मीटर। ठीक है, 1.75 मीटर होती है इसकी लंबाई। अब हमें पढ़नी है इसकी आंतरिक संरचना। देखिए अगर हम इसको तीनों को जोड़ेंगे तो कितनी आ जाएगी, 3 मीटर आ जाएगी ना, 3 मीटर। ठीक है, तो ये इसकी लंबाई होती है। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं हम। चलिए अब हम पढ़ते हैं इसकी छोटी आंत्र की जो आंतरिक संरचना है वो कैसी है। ठीक है, छोटी आंत्र की आंतरिक संरचना। छोटी आंत्र की आंतरिक संरचना, मान लीजिए कि ये एक छोटी आंत्र है और छोटी आंत्र के भी 4 स्तर होंगे जैसे कि आमाशय के अंदर थे। तो हमें कोई बाह्य स्तरों के नाम याद नहीं रखने हैं, हमें सिर्फ आंतरिक स्तर, जो कि 2 आंतरिक स्तर थे, कौन कौन से, एक तो अधश्लेष्मिका स्तर और एक था श्लेष्मिका स्तर। अधश्लेष्मिका और श्लेष्मिका स्तर दोनों ही क्या कर जाते हैं, ऐसे थोड़े थोड़े से मुड़ जाते हैं, यानी कि अंदर की ओर वलन बना लेते हैं। उन वलनों का आपको नाम याद रखना है, उन्हें हम कहते हैं केरकरिंग के वलन। केरकरिंग के वलन। ठीक है, तो छोटी आंत्र के अंदर जो अधश्लेष्मिका और श्लेष्मिका जो स्तर है वो वलन बना लेती है, वो मुड़ जाती है, उसे हम क्या कहेंगे, केरकरिंग के वलन कहेंगे।
ठीक है, ये अलग से आपको नाम याद रखना है। आगे इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ते हैं एक, देखिए जो हमारी छोटी आंत्र होती है उसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे से अंगुली जैसी संरचनाएं पाई जाती है, इस प्रकार से बहुत ही छोटी छोटी सी अंगुली जैसी संरचनाएं पाई जाती है। इन अंगुली जैसी संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? रसांकुर कहते हैं। क्या कहेंगे? रसांकुर कहेंगे। और इंग्लिश में इसे कहा जाता है विलाई। इन्हें क्या कहा जाएगा? रसांकुर। और इंग्लिश में इन्हें क्या कहा जाएगा? विलाई। अब ये रसांकुर काम क्या करती है? हमारी जो छोटी आंत्र हैं उसमें बहुत सारी रसांकुर पाई जाती है, पर ये काम क्या करती है? तो ये काम क्या करेगी? ये अवशोषण की सतह को बढ़ाएगी। रसांकुर का काम क्या है? ये अवशोषण की सतह को बढ़ा देती है। अब अवशोषण कैसे होता है वो हम अवशोषण की क्रियाविधि में पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो माइक्रोविलाई है, ये जो रसांकुर है, ये जो विलाई है, ये क्या करती है? जब यहाँ पर पाचन की क्रिया होगी, सर्वाधिक पाचन की क्रिया भी छोटी आंत्र के अंदर होती है और सर्वाधिक अवशोषण की क्रिया भी यहाँ पर छोटी आंत्र के अंदर होती है। लेकिन छोटी आंत्र के अंदर ये अवशोषण की क्रिया करता कौन है? ऐसी क्या संरचनाएं पाई जाती है कि वहाँ पर ये अवशोषण की सर्वाधिक क्रिया होती है? तो अवशोषण की क्रिया के लिए यहाँ पर अंगुली जैसी संरचनाएं पाई जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं? रसांकुर। और इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? विलाई कहा जाता है। अब ये रसांकुर केवल ऐसे नहीं कि बस अंगुली जैसी संरचनाएं हैं, इनके अंदर भी कुछ और संरचनाएं हैं, वो आपको ध्यान रखना है। इन रसांकुर के ऊपर और भी छोटी छोटी सी ऐसे संरचना होती है, रोम जैसी संरचनाएं होती है, जो लगभग कितनी होती है? 1000। एक विलाई पर 1000 ऐसी छोटी छोटी सी संरचनाएं होती हैं। इनको हम क्या नाम देते हैं? तो इनका नाम होता है सूक्ष्मांकुर। क्या कहा जाता है इनको? सूक्ष्मांकुर कहा जाता है। 0.1 माइक्रोमीटर के लगभग लंबाई होती है इनकी, और इनको कहा जाता है सूक्ष्मांकुर। और इंग्लिश में क्या कहा जाता है इनको? माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई, सूक्ष्मांकुर या माइक्रोविलाई। ये भी क्या कार्य करती है? तो रसांकुर की तरह ये भी सूक्ष्मांकुर भी क्या काम करता है? इसके अवशोषण की सतह को बढ़ाने का काम करता है। अगर अवशोषण की सतह का क्षेत्रफल यानी कि क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाएगा तो अवशोषण की क्रियाविधि क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसके अंदर यानी कि जो रसांकुर हैं इसके अंदर ये बहुत सारी वाहिनियाँ आकर खुलती है। कौन कौन सी वाहिनियाँ आकर खुलती है? तो रक्त वाहिनियाँ आकर खुलेगी, लसिका वाहिनी आकर खुलेगी। ठीक है, लसिका वाहिनी, रक्त वाहिनियाँ आकर इस प्रकार से खुलती है। रक्त वाहिनियाँ और लसिका वाहिनियाँ यहाँ पर आकर खुलती है। मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर कौन कौन आएगी? शिरा भी आएगी और धमनी भी आएगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर लसिका वाहिनी भी आती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लसिका वाहिनी भी कुछ बना लेती हूँ इस प्रकार से। ये लसिका वाहिनी होगी, लसिका वाहिनी। और यहाँ पर लसिका वाहिनी पाई जाती है, यानी कि इनके अंदर लसिका वाहिनियाँ पाई जाती है और लसिका ग्रंथियाँ भी पाई जाती है। इन्हीं को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? जो लसिका वाहिनियाँ या लसिका ग्रंथियाँ जो पाई जाती है, इन्हीं को यहाँ पर क्या कहा जाता है? पेयर के समूह। पेयर के समूह। जो लसिका वाहिनियाँ या लसिका ग्रंथियाँ जो इनके अंदर पाई जाती है, इन्हीं को यहाँ पर नाम क्या दिया गया है? पेयर के समूह नाम दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर जो दो रसांकुर है उसके बीच में आपको ये गर्त दिखाई दे रहा होगा। ये गर्त, इस गर्त को क्या नाम दिया गया है? तो इस गर्त का आपको नाम याद रखना है। इसे हम कहते हैं लीबर कुंकी गर्तिकाएं। क्या नाम दिए गए हैं इनको? लीबर कुंकी गर्तिकाएं। लीबर कुन की गर्तिकाएं इंपॉर्टेंट है। लीबर कुन की गर्तिकाएं, और लीबर कुन की गर्तिकाओं के अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनका आपको नाम याद रखना है।
3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनका आपको नाम याद रखना है। ठीक है, पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको यहाँ पर नाम लिखवा देती हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो यहाँ पर 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? पहली कोशिका का नाम है कलश कोशिका। दूसरी जो कोशिका का नाम है उसका नाम है आंतरिक कोशिका। और जो तीसरी हमारी कोशिका है उसका नाम क्या है? पेनिथ कोशिका। पेनिथ कोशिका नाम आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, कलश कोशिका, आंतरिक कोशिका और पेनिथ कोशिका, इनके कार्य भी याद रखने हैं। जो कलश कोशिका होती है वो क्या कार्य करती है? कलश कोशिका श्लेष्मा का स्रवण करती है। कलश कोशिका क्या करेगी? श्लेष्मा का स्रवण करेगी, यानी कि ये श्लेष्मा को क्या करती है? बाहर निकालती है। श्लेष्मा का निर्माण भी करती है और श्लेष्मा का स्रवण भी करती है। श्लेष्मा निर्माण के लिए एक कुछ और ग्रंथियां पढ़नी है अपने को, वो आगे हम देखेंगे। तो श्लेष्मा का ये स्रवण करती है। ठीक है, जो आंतरिक कोशिका होती है ये क्या काम करती है? तो आंतरिक कोशिका का आपको याद रखना है कि ये जल, इसके अंदर से जल अपघट्य एंजाइम स्रावित होते हैं। इसमें क्या होते हैं? जल अपघट्य एंजाइम स्रावित होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जल और जल अपघट्य इसमें से स्रावित होते हैं आंतरिक कोशिका में से। नेक्स्ट अपने को क्या पढ़ना है? पेनिथ कोशिका। तो पेनिथ कोशिका जो है उसका कार्य याद रखना है आपको। ये जीवाणु को मारने के लिए कुछ एंजाइम सिक्रेट करती है, यानी कि एंजाइम को बाहर निकालती है। और जीवाणु को मारने के लिए आपको पता है कि हमने मुख के अंदर भी, वैसे अभी हमने लार ग्रंथियां नहीं पढ़ी है, लेकिन अगर हम पढ़ेंगे जब भी, तो उसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है लाइसोजाइम एंजाइम। तो ये पेनिथ कोशिका जो होती है वो क्या काम करती है? जीवाणु को मारने के लिए लाइसोजाइम एंजाइम का क्या करती है? सिक्रेशन करती है, बाहर निकालती है, ताकि कोई भी, अगर मान लीजिए कि भोजन के साथ में बचा खुचा कोई जीवाणु, वैसे तो माउथ के अंदर ही उसे नष्ट कर दिया जाएगा। और HCl अम्ल होता है, किसके अंदर होता है? HCl अम्ल जो होता है वो अम्लजन कोशिकाएं निकालती है ना, आमाशय के अंदर निकालती है, तो वहाँ पर भी उसको नष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए कि थोड़े बहुत भी जीवाणु छोटी आंत्र के अंदर आ जाते हैं, तो यहाँ पर ये पेनिथ कोशिकाएं उपस्थित होती है। जो पेनिथ कोशिकाएं क्या काम करती है? जीवाणु को मारने के लिए एक एंजाइम निकालती है जिसका नाम क्या है? लाइसोजाइम एंजाइम। तो ये एंजाइम यहाँ पर क्या कार्य करेगा? जीवाणु को मारने का काम करेगा। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि छोटी आंत्र के अंदर बहुत सारी अंगुली नुमा संरचनाएं पाई जाती है जो क्या करती है? अवशोषण की सतह को बढ़ा देती है। सबसे सर्वाधिक पाचन की क्रिया भी छोटी आंत्र के अंदर ही होती है, और सर्वाधिक जो अवशोषण की क्रिया होती है वो भी कहाँ होती है? छोटी आंत्र के अंदर ही होती है। लेकिन अवशोषण के लिए ऐसी क्या संरचनाएं पाई जाती है? तो आपको याद रखना है कि अवशोषण के लिए यहाँ पर एक अंगुली जैसी संरचनाएं पाई जाती है। इन अंगुली नुमा संरचनाओं को रसांकुर यानी कि विलय कहा जाता है। ठीक है, अब इन रसांकुर के ऊपर और भी बहुत सारी, लगभग 1000, कितनी? लगभग 1000 जो है, एक रसांकुर के ऊपर 1000 जो है वो माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, यानी कि इसे अपन क्या कहते हैं? सूक्ष्मांकुर कहते हैं। इनको हम क्या कहेंगे? सूक्ष्मांकुर कहेंगे। ठीक है, मैंने वहाँ पर लिख लिया सूक्ष्मांकुर कहेंगे। और ये भी क्या काम करेंगे? तो अवशोषण की सतह को बढ़ाने का काम करेंगे। इनके अंदर बहुत सारी रक्तवाहिनियाँ वगैरह पाई जाती है, यानी कि शिराएं भी पाई जाएगी और धमनियाँ भी पाई जाएगी। शिराएं भी होगी और क्या होगी? धमनियाँ भी होगी, है ना। शिराएं भी होगी और बहुत सारी धमनियाँ भी होगी, शिराएं भी और धमनियाँ भी होगी। इसके साथ साथ इसके अंदर लसिका वाहिनियाँ भी पाई जाती है ना। इनको पोषण भी तो देना पड़ेगा ना, तो यहाँ की कोशिकाओं को पोषण देना पड़ेगा, तो लसिका वाहिनियाँ भी पाई जाती है। इन्हीं के अंदर लसिका वाहिनियों में भी क्या पाई जाती है? लसिका ग्रंथिकाएँ भी पाई जाती है। और इन्हीं को अपन क्या कहते हैं? पेयर के समूह कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? पेयर के समूह कहा जाता है।
अब देखिए कि जो ये अंगुलीनुमा प्रवर्ध जो है, जिसे अपन क्या नाम दे रखे हैं, क्या नाम कहा है इनको, रसांकुर। रसांकुर के बीच में, इन दोनों के बीच में, दो रसांकुर के बीच में ऐसे गड्ढेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हमने क्या नाम दिया है, लीबर कुन की गर्तिकाएं। क्या नाम दिया गया है, लीबर कुन की गर्तिकाएं। इन लीबर कुन की गर्तिकाओं में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। कौन कौन सी, कलश कोशिका, पहला नंबर क्या है, कलश कोशिका, दूसरी कौन है, आंतरिक कोशिका, और तीसरी कौन है, पैनित कोशिका। अब इनका आपको कार्य भी ध्यान रखना है। कलश कोशिका क्या काम करती है, श्लेष्मा का स्रवण करती है, ठीक है। आंतरिक कोशिका क्या काम करती है, जल अपघट्य एंजाइम को बाहर निकालती है। और पैनित कोशिका जो होती है वो जीवाणु को मारने वाले एंजाइम यानी कि लाइसोजाइम एंजाइम को बाहर निकालती है, ठीक है। तो ये बात कर ली हमने अवशोषण के लिए जो संरचनाएं पाई जाती है छोटी आंत्र के अंदर, वो अपन ने बात कर ली, यानी कि इन्हीं की वजह से सर्वाधिक अवशोषण की प्रक्रिया हो पाती है छोटी आंत्र के अंदर, ठीक है। तो आप एक बार फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि जो छोटी आंत्र होती है उसके अंदर कुछ ब्रूनर की ग्रंथियां भी पाई जाती है, ठीक है। उसका जो फर्स्ट वाला जो गृहिणी वाला भाग जो अपन ने पढ़ा था, उसके अंदर क्या पाई जाती है, ब्रूनर की ग्रंथियां। और ब्रूनर ग्रंथियों का काम क्या है, श्लेष्मा का निर्माण। मैंने कहा था कि आगे भी हमें एक ग्रंथि का नाम पढ़ना है जो क्या करेगी, श्लेष्मा का निर्माण करेगी, जिसे अपन क्या कहते हैं, ब्रूनर की ग्रंथियां। चलिए नेक्स्ट, जो लास्ट अपना पार्ट बचा है, कौन सा, बड़ी आंत्र। आहार नाल का अंतिम भाग होता है बड़ी आंत्र, इसे पढ़ना है। और उसके बाद में हम क्या स्टार्ट कर लेंगे, पाचक ग्रंथियां, ठीक है। तो बड़ी आंत्र को स्टार्ट करना है। बड़ी आंत्र जो होता है वो छोटी आंत्र से जुड़ा होता है ना। छोटी आंत्र कहाँ पर खुलती है, बड़ी आंत्र के अंदर खुलती है। छोटी आंत्र, जैसे मान लीजिए कि ये छोटी आंत्र है और ये बड़ी आंत्र है, जिस स्थान पर ये दोनों मिलती है वहाँ पर त्रिवलन कपाट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, त्रिवलन कपाट, जिसकी वजह से भोजन जो अगर मान लीजिए कि कहाँ पर आ गया हो, बड़ी आंत्र के अंदर आ गया हो, तो बड़ी आंत्र से वो वापस कहाँ नहीं जा पाए, छोटी आंत्र के अंदर ना जा पाए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि छोटी आंत्र से कौन जुड़ी होती है, आगे वाला कौन सा भाग होता है, बड़ी आंत्र होता है। बड़ी आंत्र जो होती है, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि बड़ी आंत्र की लंबाई बहुत कम होती है छोटी आंत्र से, है ना। इसकी लंबाई जो होती है वो होती है 1.5 मीटर, और छोटी आंत्र की लंबाई कितनी थी, 3 मीटर, यानी कि ये इससे आधी होती है। लेकिन ये क्या होती है, इसका जो व्यास होता है, यानी इसकी जो चौड़ाई होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। किससे अधिक होती है, छोटी आंत्र से अधिक होती है। इसका व्यास अधिक होता है छोटी आंत्र से, है ना। और लंबाई जो होती है वो कितनी होती है, इसकी 1.5 मीटर की इसकी लंबाई होती है, ठीक है। अब देखिए, इसके भी 3 भाग होते हैं। मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक के आपको 3 भाग पढ़ने हैं, है ना। इसके भी 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं, पहला होता है उंडुक, उंडुक, ठीक है। दूसरा जो भाग होता है उसे अपन कहते हैं बृहदांत्र, बृहदांत्र। और तीसरा भाग जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, मलाशय, मलाशय, है ना। कोलम, सिकम और रेक्टम, ठीक है। तो उंडुक, बृहदांत्र और मलाशय, इसके 3 भाग होते हैं। अब अगर आपने ये संरचना देखी हो इसकी, तो मैंने आपको फर्स्ट दिन ही इसकी संरचना बनवाई थी बड़ी आंत्र की। इसका व्यास अधिक होता है और लंबाई तो कम होती है। थोड़ी सी हम समझ लेते हैं इसकी संरचना को। ये कुछ इस प्रकार की होती है, यहाँ पर, ठीक है। ये इस प्रकार की संरचना होती है। देखिए, सबसे पहले भाग होता है उंडुक। ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग, इसको हम कहते हैं उंडुक, उंडुक, ठीक है। ये बीच का जो आपको पूरा भाग दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं बृहदांत्र, बृहदांत्र। और ये वाला अंतिम जो भाग दिखाई दे रहा है, इसका सबसे अंतिम वाला भाग, फुला हुआ भाग होता है थोड़ा सा, इसे हम कहते हैं मलाशय,
मलाशय, ठीक है। और नीचे की ओर गुदा होता है, और गुदा ये वाला जो आगे वाला एक छिद्र होता है जिसे अपन कहते हैं गुदा छिद्र, इसके द्वारा भोजन को बाहर त्याग, अपचित भोजन को बाहर त्याग दिया जाता है, ठीक है। तो इसके 3 भाग होते हैं, उंडुक, बृहदांत्र और मलाशय। अब एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम उंडुक की। तो उंडुक जो होता है उसके अंतिम भाग पर, यहाँ पर ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, इसे हम कहते हैं कृमि रूपी परिशेषिका, कृमि रूपी परिशेषिका, कृमि रूपी परिशेषिका। और आपने इसका नाम सुना होगा, इसे अपन अपेंडिक्स भी कहते हैं, अपेंडिक्स इंग्लिश में कहा जाता है इसका अपेंडिक्स। इसका कोई कार्य नहीं होता है मनुष्य के अंदर, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि किसी के अगर मान लीजिए कोई इसकी कोई प्रॉब्लम हो जाए, ये तकलीफ करने लग जाए शरीर के अंदर, तो इसको काट कर बाहर निकाल दिया जाता है। क्योंकि नॉर्मल तो हम अपने किसी भी शरीर को काट कर बाहर नहीं निकाल सकते, जैसे हमारा हृदय हो गई या फेफड़े, उनको नहीं निकाल सकते क्योंकि वो तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे शरीर में, उनका तो प्रत्येक का एक कार्य होता है। लेकिन इसका कोई कार्य नहीं होता है, किसका, कृमि रूपी परिशेषिका का, या फिर इसको कहते हैं अपेंडिक्स। ये सबसे पहला भाग होता है और ये उंडुक का ही एक भाग होता है, ठीक है। इसकी लंबाई की अगर बात करें हम, तो इसकी लंबाई जो होती है वो 8 सेंटीमीटर लंबाई होती है, और जो चौड़ाई होती है, यानी कि इसकी जो चौड़ाई होगी, ये तो क्या हो गई लंबाई, और जो चौड़ाई होती है इसकी वो कितनी होती है, 1 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर की ये चौड़ाई होती है और 8 मीटर इसकी लंबाई होती है। लेकिन ये शरीर में कोई कार्य नहीं करती है। तो अगर मान लीजिए कि किसी के दर्द हो इस अपेंडिक्स की वजह से, तो उसको ऑपरेशन के द्वारा यहाँ से काट कर बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बृहदांत्र की। तो बृहदांत्र के देखिए, ये पूरा जो भाग है वो बृहदांत्र है, ठीक है। बृहदांत्र के 3 भाग होते हैं, एक ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, एक बीच वाला और एक ये वाला भाग, है ना। इसे हम कहते हैं अनुप्रस्थ भाग, अनुप्रस्थ भाग, ठीक है। इसे हम बीच वाला जो भाग होता है, इसे हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ भाग। अब देखिए इस वाले भाग को, जो कि ये है, इसे हम कहते हैं अवरोही भाग, और ये वाला जो भाग होता है इसका, इसे हम कहते हैं आरोही भाग, आरोही भाग। तो इसके 3 भाग हो गए, ठीक है। बृहदांत्र के 3 भाग हो गए, कौन कौन से, अवरोही भाग, बृहदांत्र के 3 भाग हो गए, अवरोही भाग, अनुप्रस्थ भाग, और तीसरा जो क्या है, आरोही भाग होता है, ठीक है। तो बृहदांत्र के 3 भाग हो गए। अब हम बात करते हैं मलाशय की। देखिए मलाशय, ये रहा मलाशय। मलाशय जो होता है वो अंतिम भाग होता है किसी भी आहार नाल का, या हम यूँ कहें कि बड़ी आंत्र का सबसे अंतिम भाग होता है, फुला हुआ भाग होता है। यहाँ पर कोई पाचन या कोई अवशोषण की क्रिया नहीं होती है, ना ही यहाँ पर कोई ऐसी संरचनाएं पाई जाती है अवशोषण के लिए या पाचन के लिए। यहाँ पर सारा अपचित भोजन आता है और यहाँ पर कुछ देर तक रखा होता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ देर तक भोजन को रखा जाएगा, तथा जब बहुत सारा भोजन यहाँ पर अपचित भोजन, अपशिष्ट पदार्थ या अपचित भोजन यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, तब यहाँ की भित्तियों पर दाब लगता है। दाब लगने की वजह से यहाँ पर एक छिद्र होता है, वो छिद्र खुल जाता है और इसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। बस इतना ही काम होता है मलाशय का। मलाशय, मल का आशय, जहाँ पर मल इकट्ठा होगा, ठीक है। तो ये बात कर ली अपन ने किसकी, बड़ी आंत्र की। तो बड़ी आंत्र के बारे में आपको बस ये ध्यान रखना है कि इसका व्यास अधिक होता है, लेकिन इसकी जो लंबाई होती है वो छोटी आंत्र से कम होती है। और कितनी होती है, 1.5 मीटर। इसके 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, उंडुक, बृहदांत्र और मलाशय भाग होते हैं। उंडुक जो होता है वो पहला भाग होता है, और इसके शीर्ष भाग पर कौन लगा होता है, कृमि रूपी परिशेषिका या अपेंडिक्स। इसकी लंबाई कितनी होती है, 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी होती है, 1 सेंटीमीटर के समथिंग होती है, ठीक है। इसका कोई कार्य नहीं होता है शरीर के अंदर। नेक्स्ट भाग आता है बृहदांत्र। बृहदांत्र यानी बड़ी आंत्र। बड़ी आंत्र वैसे पूरी कोई बड़ी आंत्र ही है, लेकिन इसका नाम दिया गया है क्योंकि ये सबसे बड़ा भाग है। इसके भी 3 भाग होते हैं। पहला अवरोही भाग, बीच वाला ये जो भाग दिख रहा है उसको कहते हैं अनुप्रस्थ भाग, और ये जो भाग दिखाई दे रहा है इसे अपन क्या कहते हैं, आरोही भाग।
आरोही भाग के नीचे की ओर जो इसका तीसरा भाग है जिसका नाम क्या है, मलाशय, यानी कि मल का आशय, यहाँ पर मल आकर इकट्ठा होता है, इसे ये फूला हुआ भाग होता है और इसे मलाशय कहते हैं। मलाशय एक छिद्र द्वारा यानी कि गुदा के द्वारा, यहाँ मलाशय के आगे गुदा होती है और गुदा छिद्र के द्वारा मलाशय जो होता है वो मल को क्या कर देता है, शरीर से बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो इस तरह से अपने जो पूरी आहार नाल जो है उसके सभी भाग कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट भाग में मैं आपकी तीनों की तीनों पाचक ग्रंथियाँ कंप्लीट करवा दूंगी और फिर एक और क्लास लगेगी जिसके अंदर हम जो पाचन की क्रियाविधि होती है वो किस प्रकार से होती है वो हम पढ़ लेंगे और आपका ये लेसन जो होगा वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक। आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में नीचे आप लिखिए, मैं अगली ही क्लास के अंदर उसका बिल्कुल सॉल्यूशन करूंगी। और प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और क्लासों को शेयर करते रहें, क्योंकि अगर अच्छे लाइक्स आएंगे, अच्छे कमेंट्स आएंगे, अच्छे व्यूज़ आएंगे तो हमारा भी मन करेगा कि हम जल्दी से जल्दी क्लास लें। वैसे तो हमें लेनी ही है क्लास, हमने जिम्मेदारी ली है कि भाई बच्चों का कोर्स भी करवाना है, बच्चे घर पर बैठे हैं, स्कूलें नहीं चल रही है, बहुत परेशानी हो रही है बच्चों की, तो हम इसी वजह से हम क्लासें ले रहे हैं। लेकिन प्लीज़ आप भी थोड़ी सी मेहनत कीजिए, आप भी थोड़ी सी लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, तो हमें भी थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी कि हम कंटिन्यू आपकी क्लास लेते रहें। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।